बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। सियासी दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है और कहने वाले ये कहते हैं कि अगर हुकूमत खुद को बचाने के लिए सियासी चालें चलने पर आ गई है तो समझ ले के गल बढ़ गई है, हुकूमत दस दी नहीं पई। मजबूत हुकूमतें खुद को बचाने के लिए चालें नहीं चला करती। हुकूमत अपने हर एक्शन से ये बात साबित करती जा रही है कि वो अपोजिशन से बचने की कोशिश कर रही है और अपोजिशन हावी होती जा रही है, यानी अपोजिशन अटैक कर रही है। और खास अब इस वक्त दिफाई पोजिशन पर चले गए हैं। अपोजिशन जारखाना अंदाज इख्तियार कर रही है और हुकूमत खुद को बचाने के लिए जदोजहद कर रही है और उस खेल को अपने हाथ में वापस लाने की कोशिश कर रही है जो खेल बज़ाहिर हाथ से निकल चुका है। यह दुरुस्त है कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ, पासा पलट सकता है, लेकिन लाहौर जलसे ने हुकूमत को बुरी तरह एक्सपोज करके रख दिया। और कबल अज वक्त सेनेट इलेक्शन के बारे में सियासी मुबस्सरीन माहिरीन सब इस बात पर इत्तफाक राय रखते हैं कि यह हुकूमत की एक पॉलिटिकल मूवमेंट है, एक सियासी चाल हो सकती है। तो मेरा मौक़िफ़ यह है कि जो हुकूमतें मजबूत हो उन्हें सियासी चालें चलने की जरूरत नहीं होती, वो आराम से हुकूमतें करती हैं। अपोजिशन या सियासी मुखालफिन की बातों पर कान नहीं धरती। तो सियासी मुबस्सरीन और गैर जानबर हल्के ये समझते हैं कि कबल अज वक्त सेनेट इलेक्शन का ऐलान सियासी चाल के अलावा कुछ नहीं है। हुकूमत ने अपनी कमजोरी जाहिर कर दी है और हुकूमत को यह बात बहुत सूट करती है कि सियासी तौर पर हालात खराब रहे, लोगों की सारी तवज्जो सियासत पर रहे ताकि लोग महंगाई की बात ना करें, बेरोजगारी का मातम ना करें, मईशत पर कोई सवाल ना उठाएं, हसास मामला से अवाम की तवज्जो हटाई जा सके, कश्मीर पर कोई बात ना करे, सी पैक बंद हो गया है उस पर कोई सवाल न उठाया जाए और तेजी से उभरती मईशत का बट्टा बिठा दिया गया है, इसराइल को तस्लीम करने की बातें हो रही है, तो इन सब चीजों पर कोई सवाल न उठाए जाए। चीनी पेट्रोलियम सेक्टर, LNG, पावर प्रोड्यूसर और सीमेंट के शोबों में जहां जहां भी लूटमार हो रही है, अरबों रुपए के डाके पड़ रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं, तो उन पर कोई बात न करे। तो इस वक्त मुल्क माशी तौर पर भी मुश्किलात का शिकार है और खारजा पॉलिसी बहुत बुरी हालत में है। खारजा पॉलिसी ज़बू हाली का शिकार नजर आती है। सऊदी अरब से हमारे तल्लुकात खराब होते जा रहे हैं, बिगड़ते जा रहे हैं और सऊदी अरब का कर्ज वापस करने के लिए हमें चीन से कमर्शियल बुनियादों पर कर्ज लेना पड़ा है। तो आज बड़ी डींगे मारी जा रही हैं कि हमने $2 अरब का कर्ज वापस कर दिया सऊदी अरब का, तो ये $2 अरब का कर्ज भी किसी से कमर्शियल बुनियादों पर उधार लेकर वापस किया गया है। तो मुल्क इस वक्त अरबों डॉलर के कर्ज की दलदल में धंसता जा रहा है। $100 अरब का कर्जा हो और उसमें से $2 अरब का कर्जा दे दे तो उसके बाद भी कई बहुत बड़ा कर्जा बाकी रहता है। दूसरी बड़ी मुश्किल सूरत हाल जो अवाम के लिए है वो महंगाई है। महंगाई आसमान से बातें कर रही है, उस पर कोई तवज्जो नहीं और हुकूमत सेनेट इलेक्शन का शोषण छोड़कर मजे लूट रही है। वो पंजाबी की एक मिसाल है, पल्ले नहीं तेला ते कर दी मेला मेला। तो अब माने कोई या ना माने, मगर लगता यूं है कि सारा जोर सियासी चालों और सारा ध्यान इस बात पर है कि कहीं गलती से भी मुल्क तरक्की की राह पर ना लग जाए, कोई नया बुरहान पैदा किया जाए ताकि लोग चैन और सुकून की सांस न ले सके। तो ये भी हुकूमत करने का एक डॉक्ट्राइन लगता है। वज़ीर आज़म साहब ने खुद एतराफ किया कि जब अपोजिशन जलसे कर रही थी तो रावी चैन ही चैन दिख रहा था। करवाएंगे, लेकिन जो दूसरी चीज है इसलिए हम शो ऑफ हैंड्स के ऊपर जा रहे हैं। मैंने तो सिर्फ एक चीज कही है कि सारी बातें कर रहे हैं, मेरे से NRO ना मांगे और फिर ये ऊपर से मुनाफिकत करते हैं कि जी हमने मांगा कब नहीं। स्ट्रेटजी इनकी है, कभी कामयाब नहीं होगी। मुझे कभी कभी मैंने तो उनको मुल्तान में भी इनको कहा था कि इनको ऑन करने दो जो करना चाहते हैं। हमें सिर्फ लेकिन लोगों की जान और माल की हिफाजत करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। अगर इनके जलसे ये अगर 10 जलसे भी करें ना, मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा, एक जलसा करूंगा इन सारे 10 से क्यों होगा, क्योंकि मैं करता हूं पाकिस्तानी कौम के फायदे के लिए जलसा। मैं जलसा करता हूं जब पाकिस्तानी कौम का पैसा चोरी हो या मैं चाहता हूं कि इलेक्शन के अंदर रिफॉर्म्स हो। कभी पब्लिक चोरों के लिए नहीं निकलेगी, मेरे से ये लिख लें। कभी कौम लोगों के वो बाहर डाकू सारे बाहर बैठ गए जाके वहाँ लंदन की वो शॉपिंग कर रहा है, खाने खा रहा है और यहाँ कह रहा है लोगों को कि आप सड़कों पे निकलो और मेरी चोरी बचाओ। लोग बेवकूफ़ हैं। आपने देख ही लिया होगा कि मुझे इनसे कितना खतरा है, क्योंकि जो मैं कितना रिलैक्स कर रहा था जब ये वो जलसा कर रहे थे। तो दूसरी तरफ यूं लगता है
कि अपोजिशन ने हुकूमत की जानिब से सेनेट इलेक्शन वाली सियासी चाल को बाय कर लिया है और अब सेनेट के इलेक्शन के आईनी गैर आईनी होने पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या सेनेट का इलेक्शन हो सकता है, नहीं हो सकता, शो ऑफ हैंड हो सकती है, नहीं हो सकती, और अगर सेनेट का इलेक्शन होगा तो अपोजिशन खामोश नहीं बैठेगी, अपोजिशन उस पर एक्ट करेगी, रिएक्ट करेगी। मरियम नवाज ने आज लाहौर में मीडिया से बात करते हुए क्या कहा वो भी देखते हैं। लेकिन आप इलेक्शन जो सेनेट का है वो आप 1 महीना पहले करा लें, 1 महीना बाद करवा लें, या आप उसका जो भी फैसला करें, उससे आपकी जाती हुई हुकूमत को इंशाअल्लाह ताला दवाम नहीं मिलेगा, उससे आप अपनी हुकूमत को नहीं। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अगर आपको पीडीएम की मूवमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा जैसे कि आप फरमाते हैं, और अगर आपको पीडीएम के जलसों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो अचानक ऐसी क्या आफत आ पड़ी, ऐसी क्या इमरजेंसी आ पड़ी कि आपको 1 महीना पहले इलेक्शंस अनाउंस करने पड़े, जो कि कभी पाकिस्तान की 73 साला तारीख़ में कभी नहीं हुआ, और पूरी की पूरी आपको जो स्ट्रैटेजी है वो चेंज करनी पड़ी कि इनको ये समझ आ गई है कि ये हुकूमत के पास अब हैं, या फिर आपने आईने पाकिस्तान का हुलिया बिगाड़ने का और इदारों के हुलिया बिगाड़ने का ठेका आपने अपने सर ले लिया और उसको आप बड़ी बखूबी अंजाम दे रहे हैं, और फिर आप ये चाहते हैं कि आपके मनपसंद जो तरीका कार है इंतखाब का वो भी आपको अचानक शो ऑफ हैंड्स के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन इसके जो ऐलान हुआ है शो ऑफ हैंड्स का, इसके पीछे जो मकसूद है वो ट्रांसपेरेंसी नहीं है। आइन ये कहता है कि जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है वो उसके लिए अगर आप उसको बदलना चाहते हैं तो उसके लिए आइनी तरमीम की ज़रूरत है, उसको आप ऑर्डिनेंस के जरिए बुलडोज नहीं कर सकते। तो जब अपोजिशन ये समझती है कि उनकी तहरीक या इस्तीफों और लॉन्ग मार्च के नतीजे में हुकूमत गिर जाएगी, सेनेट इलेक्शन होंगे नहीं, तो फिर सेनेट के इलेक्शन पर सवाल उठाने की जरूरत क्या है? ये जो अपोजिशन की एक्टिविटी है, अपोजिशन खुद ही अपनी एक्टिविटी की तवज्जो हुकूमत की तरफ से दी गई एक पॉलिटिकल मूवमेंट के साथ मैच कर रही है। टेक्निकल तौर पर सेनेट के इलेक्शन में शो ऑफ हैंड नहीं हो सकता, सेनेट में सिंगल वोट नहीं होता जिस तरह प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में होता है या स्पीकर के इलेक्शन में होता है या चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में होता है। 4 या 5 चॉइसेस देना पड़ती है, किसी के 4 वोट होते हैं, किसी के 4.5 वोट होते हैं, तो ये मुश्किल इलेक्शन है, कई मेंबरान को मिलाकर 1 वोट भी बनता है। तो हुकूमत ने लगता यूं है कि अपोजिशन की टाइमलाइन को उड़ाने के लिए सेनेट इलेक्शन की सियासी चाल चली है। तो मेरी इस बात को भी अंडोज कर रहे हैं इरशाद भट्टी, देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं। तो मैडम शेख, ये मुझे लगता है कि ये एक सियासी चाल है, एक अपोजिशन को कंफ्यूज करने की एक कोशिश है। अपोजिशन जो लॉन्ग मार्च, धरने और इस्तीफों के हवाले से अभी तक मुत्तफिक नहीं है, उसे एक और मुश्किल में डालने की कोशिश है। और अचानक ये ऐसे ही है मैडम शेख कि जैसे आपका इम्तिहान 3 महीने बाद हो और अचानक कह दिया जाए कि 2 महीने बाद है, तो वो सूरत हाल है। और जैसे कबूतरों के डरबे में बिल्ली छोड़ दी जाए तो जो सूरत हाल होती है वो वाली सूरत हाल है। अब बात ये मैडम शेख के असल में बात यह है कि ये अभी हुकूमत नहीं फैसला करे, हुकूमत जाएगी। अगर हुकूमत ने आज या कल के इजलास में फैसले पे पहुंच गई तो ये इलेक्शन कमीशन में जाएगी और इलेक्शन कमीशन फिर आगे डिसाइड करेगा कि ये 1 महीना पहले करवाने चाहिए कि नहीं करवाने चाहिए। और दूसरी बात मैडम शेख के फर्ज कर लें ये फैसला हो जाता है फरवरी में इलेक्शन का, तो इसमें अपोजिशन को क्या तंगी, क्या है तकलीफ, क्या है बुखलाहट, क्या है? अपोजिशन ने 2 काम करने हैं, सेनेट इलेक्शन से पहले एक लॉन्ग मार्च और धरना और दूसरे इस्तीफा। और अपोजिशन कह रही है कि हमारे पास अंबार लगे पड़े हैं इस्तीफे के, घर में जगह नहीं बची, हमारे घरों में इतने इस्तीफे आ गए हैं। और 1947 से अब तक के जितने फौत हो गए लोग, उन्होंने भी इस्तीफे देना शुरू कर दिए। तो वो और लॉन्ग मार्च भी तैयार हैं, तो आए लॉन्ग मार्च करें और 1 महीना पहले इस्तीफे दे के घर चले जाएं। और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जैसे कहा कि सेनेट का इलेक्टोरल कॉलेज तोड़ना हमारा आईनी हक है, तो पहले तोड़ लें बाद में तोड़ने की बजाय। तो ये एक सियासी चाल लगती है मुझे हुकूमत की, और एक अच्छी चाल लगती है हुकूमत की कि जैसे सियासत बराए सियासत हुई। आपको हुकूमत के हवायती भी समझ रहे कि हुकूमत सियासी चालें चल रही है
और सेनेट इलेक्शन कबल अज़ वक्त कराने की बात महज सियासी चाल है। दूसरी तरफ यह भी इसरार किया जा रहा है कि अल्लाह का वास्ता हुकूमत की चाल में फंस जाओ और जनवरी में इस्लामाबाद आकर बैठ जाओ ताकि सर्दी से लोगों की कुल्फियां जम जाएं और धरना देने वालों का अपना धड़न तख्ता हो जाए। तो हुक्मरान जमात को वैसे भी अवाम को ट्रक की बत्तियों के पीछे लगाने की आदत है, तो ट्रक की एक और बत्ती जलाकर ये अज्यूम कर लिया गया है, ये तस्वुर कर लिया गया है कि अवाम उसके पीछे लग जाएंगे और सारी तवज्जो सेनेट इलेक्शन की तरफ चली जाएगी। हालांकि ये 2 महीने हुकूमत के पास एक बड़ी अच्छी मोहलत है कि 2-4 अच्छे काम कर दें ताकि अवाम के गिले शिकवे अगर दूर नहीं हो सकते तो कुछ कम हो जाए। इस मोहलत का फायदा उठाकर महंगाई कम कर दें, 2-4 बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च कर दें ताकि रोजगार के मौके पैदा हों। लेकिन लगता यूं है कि हुक्मरान जमात गलती से भी कोई एक ऐसा काम नहीं करना चाहती जिससे अवाम का भला हो सके। और सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर नैब के ऊपर सवाल उठा दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जाली अकाउंट केस में जमानत की दरख्वास्त पर यह रिमार्क्स दिए कि चेयरमैन नैब के सिवा बताएं कोई एक शख्स भी नैब की तारीफ करता हो। डॉक्टर डिनशा जैसे उम्र रसीदा शख्स को पकड़ लिया और बाकी के लोग आजाद हैं। तो नैब का ये रवैया जानबदारी जाहिर करता है। इसी वजह से नैब पर सुबह से शाम तक बातें होती हैं। केस में नैब की कारकर्दगी से अदालत मुतमईन नहीं है। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि नैब की वजह से लोग पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं करेंगे। जापान में एहतसाब और कानून की बालादस्ती हमारे लिए एक मिसाल है। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स में कहा, कोई मामूली इल्जामात पर पकड़ा जाता है और कोई संगीन जुर्म करके भी खुले बंदों यानी आजाद घूमता है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से कई मुल्जमान की 2.5 साल बाद रेफरेंस दायर न होने पर जमानत हुई। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि अवामी ओहदा रखने वालों का एहतसाब होना चाहिए। नैब अपने कवानीन का इतलाक सब पर यकसा नहीं कर रहा। नैब ने 1 साल से मुल्जमान की प्री बार्गेन दरखास्तों पर फैसला क्यों नहीं किया। जस्टिस सजाद अली ने रिमार्क्स में कहा कि नैब का रवैया जानबदारी जाहिर करता है और नैब का तरीक़ेकार उसकी ज़हनियत की अक्कासी करता है। जस्टिस सजाद ने नैब प्रोसिक्यूटर से मुकालमा करते हुए कहा कि एक बड़े आदमी को मोटरवे पर गिरफ्तार कर लिया जाता है जैसे वो कहीं भाग जाएगा। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने इस पर जवाब दिया कि इस शख्स को नैब ने नहीं पकड़ा था। जस्टिस सजाद ने कहा कि चेयरमैन नैब और आपके सिवा कोई एक शख्स बताएं जो नैब की तारीफ करता हुआ। जिन मुल्जमान को पकड़ा गया वो कठपुतली हैं। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर ने कहा कि डॉक्टर डिनशा जैसे उम्र रसीदा शख्स को पकड़ लिया गया जबकि बाकी मुल्जिम आजाद घूम रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 29 मुल्जमान में से 2 के खिलाफ कार्रवाई करना और दीगर के खिलाफ कार्रवाई न करने की वजूहात नहीं बताई गई। तो प्रोसिक्यूटर जनरल नैब लंदन में बैठकर प्ली बार्गेन करने वालों की कानूनी हैसियत बताने से कासर रहे हैं। तो अदालत ने नैब से गिरफ्तारियों का तरीक़ेकार जो है वो तलब कर लिया और ये कहा कि नैब ये बताए कि किस बुनियादों पे गिरफ्तारी की जाती है। और अदालत की तरफ ये भी कहा गया कि अगर इस पर वादा जवाब ना आया तो फिर चेयरमैन को भी बुलाया जा सकता है। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौज़ूआत आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। आगे बढ़ते हैं और सलीम साफ़ी गुफ्तगू कर रहे हैं और बता रहे हैं कि अपोजिशन की जो इस वक्त की मूवमेंट है और जो मौलाना फजलुर रहमान ने कुछ अर्सा कबल लॉन्ग मार्च और धरना दिया था उसमें क्या बुनियादी फ़र्क है, तो उनका तजिया देखते हैं। क्या कार्ड है उनके पास जो इस दफा नतीजा अलग हो जाएगा? उनका अंदाजा ये है, अब पीपल्स पार्टी ये समझती है कि हमें कोई अगला स्टेप लेने से पहले जो मुल्क के असल हलके हैं उनको एंगेज करना चाहिए और शायद वो इस नतीजे तक अब आ गए हैं कि वो कोई रास्ता निकाल दे इन हाउस चेंज का और निज़ाम को तब्दील करने का। लेकिन मौलाना नवाज शरीफ और ये लोग समझते हैं कि नहीं, हमारे साथ माजी में इतनी मर्तबा धोखा हुआ है कि हम अब जब तक पहले से कोई अमली स्टेप नहीं उठाया जाता
तो तब तक हम एतमाद नहीं करेंगे। तो मौलाना वगैरह इस बात पे मुतमईन है कि एक तो रिजाइंस के बाद ये लोग इलेक्शन नहीं करवा सकेंगे और फिर तो ये नहीं है कि ये आराम से बैठेंगे। और दूसरा जो मैंने महसूस किया है तो इन सब के जहन में ये है कि जब इस्लामाबाद की तरफ इन सब पार्टियों का मार्च होगा तो उस वक़्त इस मुल्क के जो असल ताकतवर हलके हैं वो फिर आराम से नहीं बैठेंगे और वो फिर उस क्राइसिस का कोई ना कोई हल जरूर नहीं। देखिए, अपोजिशन कभी एक ना होती, कभी भी इत्तेहाद ना बनता अगर खान साहब सबको एक ही लाठी से ना हाँकते। लेकिन ताकत के जोम में खान साहब ने सबको अपना मुखालिफ बना लिया है और अब वो एक कमजोर सियासी पोजीशन पर नजर आते हैं। जहां कल अपोजिशन खड़ी थी, आज खान साहब खुद वक्त खड़े नजर आते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं कि अपोजिशन ताकत का मुजाहरा करके अपनी सियासी अहमियत मनवाना चाहती है। पिछले 2-2.5 साल में ये समझा जा रहा था, ये ज्यूम कर लिया गया था कि बहुत सी सियासी जमातों का चैप्टर क्लोज हो गया है, बहुत से लीडरों का सियासी फ्यूचर उसके ऊपर दायरा लग गया या क्रॉस लग गया। अपोजिशन में शामिल जमातें अपनी सियासी अहमियत खो चुकी है, अब उनकी कोई गुंजाइश नहीं। बड़ी सियासी जमातों के लीडरान को अदालतों में और कानूनी मसाइल से दो चार करके उन्हें जेलों में डाल दिया गया, उन्हें कैद और बंद की सबतों से गुजारा गया। तो अपोजिशन उस वक्त बहुत कमजोर पोजीशन पर नजर आई। अब उनका कम बैक हो गया। अपोजिशन ने अलायंस किया और अलायंस के जरिए जबरदस्त सियासी ताकत हासिल कर ली है। फिर जलसे जुलूस और से ये नजर आ गया कि अपोजिशन को बहुत पजीराई हासिल है। तो अब एक तरह से अपोजिशन ने अपनी सियासी अहमियत वाज़ेह कर दी है और इतनी वाज़ेह कर दी है कि वो ना सिर्फ हुकूमत पर हावी नजर आती है बल्कि उन कुव्वतों को भी मुतासर करने में कामयाब हुई है जो ये समझते थे कि इतनी मार खाने के बाद कोई कम बैक नहीं कर सकता, जिनका ख्याल ये था कि अब गलियां सुंजियां हो गई हैं और मिर्जा अकेला फिरेगा, यानी सियासी मैदान खाली कर दिया गया। अब उनके रास्ते की सारी रुकावटें खत्म हो चुकी हैं। तो सबकी गलतफहमी कुछ ना कुछ हद तक दूर हो गई है। यही वजह कि अपोजिशन अब मज़ाकरात के लिए हुकूमत को खातिर में नहीं ला रही। तो जो मज़ाकरात वो हुकूमत से कर सकते थे या हुकूमत को उन्हें करना चाहिए थे, दोनों इक्वल, हुकूमत और अपोजिशन नेक टू नेक थे, लेकिन अपोजिशन एक स्टेप आगे चली गई है और वो मज़ाकरात उनसे करना चाहती है जिनके पास असल ताकत है। आगे बढ़ते फेडरल मिनिस्टर फैसल वाडा गुफ्तगू कर रहे हैं मुस्लिम लीग के रहनुमा डॉक्टर मुसद्दक मलिक से। बड़ी दिलचस्प वीडियो है और इस पर बहुत ज्यादा ये वायरल भी हुई है। देखते हैं कि क्या गुफ्तगू हुई। मुसद्दिक साहब का बड़ा एहतराम से मैंने तो उनको स्क्रिप्ट राइटर का और मूवी राइटर कहा कि वो अच्छे होते, मैंने कोई उनसे जाती बात नहीं की, उन्होंने जाती बात कर ली। अब मैं भी आपकी हिस्ट्री बता देता हूं सर, सुन लें। मैंने 58 लाख रुपए दिए टैक्स, अभी आपको भेज देता हूं। आपने कहा बैंक डिफॉल्ट, आपका मैंने नाम नहीं लिया, मैंने कतन आपका नाम नहीं लिया, मैंने आपका नाम नहीं लिया। एक मिनट सुने ना मुसद्दिक साहब, अब आप हिम्मत रखे। देखिए मुसद्दिक साहब, मैंने कभी आप पे जाती हमला नहीं किया, जरूर, मगर मैंने आपका नाम नहीं लिया। दौर में मैंने बिल्कुल आपका नाम नहीं लिया। रॉयल फैमिली के किस चीज के डॉक्टर थे मैंने आपसे कभी नहीं पूछा। मैंने आपसे यह भी नहीं पूछा कि मुशर्रफ के दौर में केयर टेकर मिनिस्टर आपको क्यों बनाया गया, क्या आपकी वो डॉक्ट्रिन है, क्या आप मुशर्रफ के दौर में कौन से वजीर थे भाई? आपको घर वालों ने बताया आपके कि मेरी दवाइयों की फैक्ट्री? मुझे बताएं कि आप मुशर्रफ के दौर में रॉयल फैमिली के आप डॉक्टर थे, आप इंट्रोड्यूस किए गए, आप खुद बताएं कि आप कौन सी रॉयल फैमिली? मैंने तो पीएचडी, मैंने तो डॉक्टरी भी नहीं की हुई, मैंने तो पीएचडी की हुई है। आप कौन सी दुनिया में रहते हैं? आप झूठ बोलते जाएंगे और चलता जाएगा। आपको बता रहा हूं, आप दुबई में रॉयल कौन सी डॉक्टरी की हुई है, कौन सी जगह से डिग्री ली हुई है? वो कह रहे हैं मैं तो दुबई में आज तक रहा ही नहीं हूं। मैं तो आज तक दुबई में रहा ही नहीं हूं। हिस्ट्री पढ़ने के लिए तो नहीं सियासत झूठ के कोई पैर होते हैं? देखिए आपको स्क्रिप्ट राइटर कहना इतना बुरा क्यों लग गया? अगर आपको मैंने मूवी मेकर कहा तो कोई बुरा नहीं लगा, क्योंकि आपने भाई आप कमाल करते हैं, आप में हौसला नहीं है। मैं कहता हूं जब आपके आगे आप चोर करते रहे दिन रात, तहम्मुल से बात सुने और आगे से कोई आपको ना बताए कि जी आप नवाज शरीफ को डिफेंड कर रहे हैं, उसकी बेटी की चोरी को डिफेंड करें, सब मफरूरी और यार आप किसको डिफेंड कर रहे हैं? आप मुझे इल्जामात की बुनियाद पर विवेक मिश्रा के मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसा हो गई। और इस मिसरे को अगर थोड़ा शायर से माजरत के साथ बदल के पढ़ा जाए तो बेइज्जती इतनी हुई कि आदत हो गई।
आधा सच भी झूठ होता है और बदनीयती से बोला गया सच भी झूठ समझा जाता है। अब वो लोग जिन्होंने इस तरह के आधे अधूरे सच बोलकर अच्छी भली मईशत और अच्छी भली हुकूमत गिरा दी, पाकिस्तान को मुआशी तबाही के धाने पर पहुंचा दिया, अवाम को कम इल्मी और तंगनजरी पर मबनी सोच की वजह से गुमराह कर दिया, वो अब भी गोएबल्स की तरह झूठ बोल बोलकर इसरार कर रहे हैं कि उनके झूठ को ही सच माना जाए। उनका कवा सफेद है, हालांकि कवा काला होता है। तो ऐसा हो नहीं सकता। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक के बारे में जैसा उन्होंने खुद बताया कि वो मेडिकल डॉक्टर नहीं है, बुनियादी तौर पर वो टेक्नोक्रेट्स हैं। जनरल मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट का वो हिस्सा बने। इससे पहले वो सऊदी अरब, ओमान और बहरीन की हुकूमतों के लिए तालीम, सेहत, मुआशी तब्दीलियां, सनती तरक्की, लेबर रिफॉर्म और हेल्थ केयर के लिए उन्होंने जबरदस्त पॉलिसियां हुकूमत को दी, जिसका उन्हें फायदा हुआ। तो उनकी एक शोहरत अरब ममालिक से बाहर फैली। पाकिस्तानी थे, ना वो मुशर्रफ दौर में वजीर थे, ना वो किसी रॉयल फैमिली के डॉक्टर रहे। तो ये बात दुरुस्त नहीं है। जो सच है वो ये है कि उन्हें 2013 में वजारत मिली थी जब इलेक्शन हो रहे थे। तो इलेक्शन के दौरान जो निगरान हुकूमत मार्ज वजूद में आई, उसमें वो बिजली और पानी के वजीर रहे और वो भी जो इलेक्शन का पीरियड होता है 2-3 महीने का, उसमें रहे। नवाज शरीफ जब वजीर आज़म बने तो उन्होंने मुसद्दिक मलिक को अपना स्पोक्स पर्सन मुकर्रर कर दिया। चूंकि टेक्नोक्रेट थे तो हुकूमत को ऐसे बंदों की जरूरत थी जिनकी शोहरत अच्छी हो। तो डॉक्टर मुसद्दिक मलिक बुनियादी तौर पर एक लाइक फाइक आदमी है, तो उन्हें सेनेटर बनवा दिया गया। अब ये इंफॉर्मेशन मैं इसलिए पास ऑन कर रहा हूं कि वजीरों का हाल कौम देख सके। इस बात की कोई जरूरत ही महसूस नहीं करता कि किसी बात की कोई तस्दीक कर ले या मालूमात हासिल कर ले और मालूमात के साथ गुफ्तो शरीक करे। मिनिस्टर का पोर्टफोलियो बहुत बड़ा होता है, उसकी कही बात का वजन होता है, तो उस मिनिस्टर को हमेशा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बात करना पड़ती है। लेकिन जब वजीरों का काम सिर्फ टॉक शो में बैठकर फजूल गुफ्तगू करना हो और उन्हें इतनी भी हया ना आए कि लोग उनकी कम अकली पर हंस रहे होंगे या फिर मातम कर रहे होंगे, तो फिर इस तरह के मनाजर देखने को मिल सकते हैं कि वो सरेआम दूसरों के हाथ रुसवाई समेट रहे हैं। यहां पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौजूद आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। आगे बढ़ते हैं और कुछ दोस्तों की बात करते हैं। उनके बगैर हमें भी मज़ा नहीं आता। प्रोग्राम को ज़रा थोड़ा सा लाइटर मूड में लेके जाते हैं, देखते हैं कि क्या फरमाते हैं हमारे दोस्त। वॉच दिस। अभी और सुन ले, मरियम साहबा ने ये प्राइवेटली एक्सेप्ट कर लिया है, एतराफ कर लिया है कि हम मीनार पाकिस्तान के नीचे जलसे में अपनी तवक्को के मुताबिक रिजल्ट्स लेने में नाकाम रहे हैं और उसका उन्होंने सारा मलबा नवाज शरीफ साहब को जो इन्होंने रिपोर्ट पेश की है, शहबाज शरीफ और उनका कैंप जो है। एक तो शहबाज शरीफ साहब जब जेल से आए अदालत में, उन्होंने कोई स्ट्रॉन्ग मैसेज नहीं दिया कि जलसे में जौक दर जौक जाए और उसको कामयाब बनाए। ऐसा उन्होंने करने से इनकार किया, एक बात। और उसके बाद जितने लोग लीडरशिप के लिए, गाइडेंस के लिए, डायरेक्शन के लिए मियां शहबाज शरीफ और फैमिली की तरफ देखते हैं, उन तमाम लोगों ने जलसे को नाकाम बनाया और मरियम के इनिशिएटिव को अपने लिए एक पार्टी के अंदर और खानदान के अंदर एक बड़ा चैलेंज समझ के उसको नाकाम बनाने में 100% किरदार अदा किया। इसी तक नहीं रहा हालत है। ये मसला ये है कि असल में ये बहुत बड़ी किसी गलत फहमी, खुश फहमी में मुब्तला है। ये ज़हन में रखें कि ये तो कहते हैं कि 4-6 लोग, और ये कहते हैं जनाब विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। मैं कहता हूं सिर्फ 4 या 6 लोग हैं जो इनके साथ हैं, 4 या 6 लोग हैं जो इनके साथ हैं, और वो गिनती ये उंगलियों पे गिनवाए जा सकते हैं, वो 4-6 लोग। बाकी सब जो है वो कौमी सियासत करना चाहते
जिस तरह बिल्ली को ख्वाब में सिर्फ छिछड़े नजर आते हैं, इस तरह कुछ लोगों के ख्वाब में सिर्फ नवाज शरीफ और उनकी फैमिली आती है, जिनकी रसाई उनकी गली तक नहीं, वो उनके बेडरूम की खबरें आवाम तक पहुंचाते हैं। यानी जलसा होकर खत्म भी हो गया, लेकिन अभी तक कुछ लोग उसका मातम कर रहे हैं कि जलसा नाकाम था। कहते रहे सारी रात रोंदे रहे तो मरया कोई ना। यानी जिन्हें कल पूरी जमात चोर नजर आती थी, आज वो उसमें से मुहिब वतन और कौमी सियासत करने वाले लोग उन्हें नजर आने लगे हैं। यानी अगर अपोजिशन में से कोई बंदा इस्तीफा ना दे तो वो हुकूमत को बहुत अच्छा लगेगा, और जो सियासतदान इस्तीफा दे वो गद्दार भी है और बेईमान भी। यानी चट भी अपनी और पट भी अपनी। हुकूमत अपने एक्शन से ये साबित करती जा रही है। बल्कि जितना जितना जलसे को डिस्कस कर रहे हैं, अब कई रोजों के जलसे को, तो पता नहीं उसके आफ्टर इफेक्ट अभी भी महसूस किए जा रहे हैं कि जलसा कामयाब था या नहीं कामयाब था। तो आप अपने मुकामी मीडिया पे बिलीव तो करते नहीं, तो चले आपको इंटरनेशनल मीडिया, BBC, अल जजीरा सब बता चुके हैं कि वो जलसा एक कामयाब जलसा था, तो उसको छोड़ दें। मरियम नवाज अगर अपने लोगों से ये शिकवा कर रही हैं, कह भी रही हैं कि उनको ज्यादा लोगों के आने की तवक्को थी और वो तवक्को पूरी नहीं हुई, तो इसका मतलब नाकामी कहां से होगा? नाकाम तो उस वक्त होते जब दुनिया को जलसागाह भरी हुई नजर आती और फिर उसके बाद हुकूमत फौरी तौर पर सेनेट के इलेक्शन कराने का ऐलान न कर देती। तो जो लोग ये तवक्को लगाए बैठे हैं कि अपोजिशन के बहुत से लोग इस्तीफा नहीं देंगे, ये वही लोग हैं जो इलेक्शन के बाद से मुस्लिम लीग नून के अंदर कभी फॉरवर्ड ब्लॉक, कभी शीन लीग, कभी मीम लीग और कभी पता नहीं कौन सी लीग निकालकर अपनी एहन गहन करा चुके हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि सारे इदारे रियल एस्टेट का बिजनेस करें, यह मफादात का टकराव है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इंटेलिजेंस ब्यूरो अफसरान की हाउसिंग सोसाइटी के मामला चलाने और IB कोऑपरेटिव सोसाइटी कोऑर्डिनेटर की तैनाती के खिलाफ केस की समाअत की। IB के वकील ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांगी, जो अदालत ने मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट अतरबिल्ला ने वकील से कहा कि मुतमईन करे सरकारी अफसर कैसे बिलवास्ता या बिलावास्ता रियल एस्टेट कारोबार को देख सकता है। क्या IB अफसरान इस तरह कारोबार में मुलव्वस हो सकते हैं? ये चल क्या रहा है? ये एक संजीदा मसला है। वज़ीर आज़म के मुशीर शहजाद अकबर ने भी इस हवाले से एक रिपोर्ट पेश की थी कि सारे इदारे रियल एस्टेट के बिजनेस कर रहे हैं, तो ये मफादात का बहुत बड़ा टकराव है। जब इदारा कारोबार में मुलव्वस होगा तो फिर किसकी हिम्मत है कि उन्हें कुछ कहे? पूरे इस्लामाबाद में तमाम इदारे रियल एस्टेट के कारोबार में मुलव्वस है। अदालत ने IB से जवाब तलब करते हुए समाअत जनवरी तक मुअत्तल कर दी। और लाहौर हाईकोर्ट ने नैब को 4 हफ्तों में चौधरी बरादरान की आमदन से ज़ायद साज़ों की तहकीकात मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। चौधरी बरादरान के वकील ने अदालत के रूबरू मौक़िफ़ अख्तियार किया कि उनके मौक़िल पर आमदन से ज़ायद असासों और गैर कानूनी भर्तियों के इल्ज़ामात हैं। 2016 में आमदन से ज़ायद असासों को यानी इस केस को नैब ने बंद कर दिया था। DG नैब लाहौर शहजाद सलीम ने बताया कि नैब ने चौधरी बरादरान के खिलाफ गैर कानूनी भर्तियों का केस बंद कर दिया, लेकिन चौधरी बरादरान के खिलाफ नैब के पास दूसरा केस ज़ेर इल्तवा है। DG नैब ने अदालत को आमदन से ज़ायद असासों से मुतल्लक केस के बारे में बताया। 2000 में यानी सन 2000 में गुजरात के रिहायशी ने चौधरी बरादरान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उस वक्त के चेयरमैन महकमा एंटी करप्शन को तहकीकात का हुक्म दे चुके थे। 2010 में नैब लाहौर ने चेयरमैन नैब को चौधरी बरादरान के केस से मुतल्लक खत लिखा। 2014 में आला सतह कमेटी ने 2 माह में इस केस को देखकर जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। 2017 में इस केस पर दोबारा काम हुआ और चौधरी परवेज़ चौधरी शुजात को तलब किया गया। चौधरी बरादरान को सासों से मुतल्लक एक परफॉर्मा दिया गया। जस्टिस ज़ाकिर अली खान ने DG नैब लाहौर से फिर पूछा, अगर एक शख्स टैक्स दे रहा है और उसके तमाम असासे डिक्लेयर है, फिर आप उसके खिलाफ तफ्तीश कैसे शुरू कर सकते हैं? आपके अपने कितने असासे हैं? आप जब लेफ्टिनेंट थे तब आपकी तनख्वाह कितनी थी? अदालत आलिया के इस्तफसार पर शहजाद सलीम ने कहा कि उनके असासों की मालियत 4 करोड़ रुपए है। वो नैब से इस वक्त माहाना 5 लाख रुपए ले रहे हैं और जब वो लेफ्टिनेंट थे तो उनकी लेफ्टिनेंट के हिस्से से तरह से मुतल्लिक रिकॉर्ड उनके पास नहीं है। जिस पर जस्टिस सदाकत अली ने रिमार्क्स दिए कि किसी वक्त तसल्ली से आपके बारे में भी पूछेंगे। तो नैब चौधरी बरादरान की आमदन से ज़ायद असासों की तहकीकात हर सूरत 4 हफ्तों में मुकम्मल करे। और कराची, लाहौर और इस्लामाबाद कोरोना के हवाले से सबसे खतरनाक शहर बन गए। वफाकी वज़ारत सेहत की जानिब से ये कहा गया गुज़श्ता 1.5 माह में सबसे ज्यादा हलाकतें कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में हुई हैं।
वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क में कोरोना से मरने वाले अफराद का यानी उनमें से 75% का ताल्लुक 3 बड़े शहरों कराची, लाहौर और इस्लामाबाद से। 13 दिसंबर के दौरान मुल्क में 319 अफराद कोरोना से यानी 7 से 13 दिसंबर तक 319 अफराद कोरोना से जाँ बहक हुए, जिनमें से 180 अफराद का ताल्लुक कराची, लाहौर और इस्लामाबाद से है। वजारत सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक 30 नवंबर से 6 दिसंबर के दौरान 299 अफराद कोरोना से जाँ बहक हुए, जिनमें से 169 का ताल्लुक इन शहरों से है, जबकि 23 से 29 नवंबर के दौरान 246 अफराद कोरोना से जिंदगी की बाजी हार गए। 140 अफराद का ताल्लुक इन तीनों शहरों से है। 2 से 8 नवंबर के दौरान 111 अफराद कोरोना से मरे, 80 अफराद कराची, लाहौर और इस्लामाबाद से थे। पाकिस्तान में कोरोना से हलाकतों की तादाद जो है वो बढ़कर 9080 हो चुकी है और एक दिन में मजीद 70 अफराद कोरोना के बायस चल बसे हैं। मुसद्दका मरीजों की तादाद इस वक्त मुल्क में 4,48,000 है। सिंध हुकूमत ने सूबे में कोरोना केसेस में इजाफे के पेश नजर तमाम दीनी मदारस में भी तालीमी सरगर्मियां फौरी तौर पर बंद करने का फैसला किया है। महकमा दाखिला की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें तमाम मदारस में भी तदरीसी अमल को रोकने का हुक्म दिया गया है। आज के लिए इतने, कल फिर हाजिर होंगे मजीद खबरों, तबसरों, तजियों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाजत दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।